दोस्तों अभी अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 3 की। अध्याय 3 है धातु एवं अधातु। तो देखिए, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण देखो, आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी एजी है, कॉपर है। अधातु के कुछ उदाहरण देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये अधातु है। भौतिक गुणधर्म की बात करते देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भौतिक गुणधर्म। देखो, धात्विक चमक, धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। अधातु चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले, आयोडीन इसका अपवाद है। कठोरता की बात करते हैं, धातु सामान्यतः कठोर होती है और अधातु अधिक कठोर नहीं होते। लेकिन लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और अधातु कठोर नहीं होते, लेकिन इसका जो एक अपरूप है, कार्बन का अपरूप, कार्बन अधातु है और इसका एक अपरूप हीरा जो प्रकृति में सबसे सर्वाधिक कठोर है, ये इसका एक अपवाद है। बात करते हैं आगे रूप। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। लेकिन जो मरकरी है, पारा, जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। और ब्रोमीन है, जो अधातु होते हुए भी क्या है? तरल रूप में होता। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होता है। अब आगे देखिए, बात करते हैं। बाकी ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है अधातु है। आघातवर्धनी, धातुओं का गुण क्या होता है? देखो, आघातवर्धनी यानी कुछ धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती, ये जैसे पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका चूर्ण हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपन तन्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है, इस सारणी को आपको पढ़ के ही जाना है। तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। अधातु तन्य नहीं होती है। जैसे आपके सोने की बात करते हैं तो सोने को 1 ग्राम सोने को अपन 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है। विद्युत एवं उष्मा के चालक, सामान्यतः धातु विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है, यानी कि विद्युत का चालन करती है। शीशा, मरकरी ये कुचालक होते हैं, ये इसके अपवाद है। शीशा और मरकरी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। अधातु है वो विद्युत एवं उष्मा की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी उष्मा का सुचालक होता है, सॉरी विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व की बात करते हैं, धातुओं का घनत्व अधिक और गलनांक भी अधिक होता है। अधातुओं का घनत्व गलनांक क्या होता है? कम होता है। सोडियम एवं पोटेशियम धातु होते हुए भी इनका घनत्व तथा गलनांक कम होता है। ध्वनिक गुण, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, अधातु ध्वनिक गुण नहीं होता। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं सार्की ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये आपको याद करना है, जैसे SO2 और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुओं के रासायनिक गुण, ये तो भौतिक गुण के बारे में। अब अपन बात करते हैं रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, वायु के साथ अभिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती। धातु प्लस ऑक्सीजन तो धातु ऑक्साइड, जैसे धातु Cu और O2 तो CuO बनाया। ठीक है। फिर एल्यूमिनियम धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वायु के साथ आग पकड़ लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और ये जो पीबी लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते। सोडियम पोटेशियम तो फास्ट अभिक्रिया करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत जरूर चढ़ जाती है। Ag, चांदी की बात करें, Ag यानी कि अर्जेंटम और ओरम सोना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 HCl के साथ अभिक्रिया की अम्ल के साथ, AlCl3 लवण बनाए, ये जल बनाए। Al2O3 NaOH सार के साथ अभिक्रिया की, NaAlO2 प्लस H2 सोडियम एल्यूमिनियम बनाता है, तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड याद रखना है। Al2O3 जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। धातु ऑक्साइड
को जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। ठंडे देखो, अब धातु की बात करते हैं अपन। धातु है तो देखो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, ये जो कैल्शियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम, Fe और जिंक ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं होती, केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। Pb, Cu, Au, Ag ये धातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। देखो, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की जब जल के साथ Ca और Mg को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो इस कैल्शियम के ऊपर क्या होती है, चिपक जाती, ये बुलबुले चिपक जाते हैं और ये इसका क्या हो जाता है, थोड़ा ये जो घनत्व बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं, पानी में थोड़ा क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और उसमें उत्पन्न करते हैं। कैल्शियम की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस देते हैं। एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया Al2O3 H2 गैस देते हैं। Fe3O4 H2 गैस देते हैं। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो, FeHCl के साथ अभिक्रिया FeCl2 H2 बनाते हैं। Mg2HCl के साथ अभिक्रिया MgCl2 H2 बनाते हैं। जिंक के HCl के जिंक की HCl के साथ अभिक्रिया जिंक क्लोराइड और H2 गैस देते हैं। एल्यूमिनियम की HCl के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2 गैस देते हैं। कॉपर Ag और Hg दोनों अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं के अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातु और लवण विलयन, तो लवण विलयन का धातु ये देखते, देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से विस्थापित, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। देखो, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, देखो, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। यानी कि ऊपर वाली जो धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे वाली जो धातु वो कम क्रियाशील होती है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातुओं को क्या करती है, हटाती जाती है उसके यौगिक से। और सबसे कम क्रियाशील धातु ये Hg, Ag और Au। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। बाह्यतम जो कोष होता है उसमें धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और ये क्या बनाते हैं, धनायन बनाते, और धनायन बनाते। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अधातु होते हैं जैसे Cl, क्लोरीन है, वो इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन बनाता है। अपन बात करते हैं आगे, जैसे NaCl, तो Na 2 8 और बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, त्यागेगा और धनायन बनाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं तो 2 8 और 7 बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, ग्रहण करेगा और ऋणायन बनाएगा। इसलिए Na और इसको एक त्यागना है, इसको एक ग्रहण करना है, दोनों आपस में गठजोड़ कर लेते हैं और NaCl का निर्माण कर लेते हैं। आयनिक यौगिक, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की बात करते, देखो, भौतिक प्रकृति, देखो, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक यौगिकों गुणधर्म, गलनांक और क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में तो घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलयन नहीं घुलते, जल में घुलते और केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जब इसको जल में डाला जाता है आयनिक यौगिकों को, जैसे NaCl, तो ये जल में विद्युत का चालन करते हैं। ठोस रूप में ये विद्युत का चालन नहीं करते। ठोस रूप में पड़े हो, जैसे ठोस पड़ा है तो विद्युत का चालन नहीं करते, जैसे इसको पानी में डाला विद्युत का चालन करने लग जाएगा। धातुओं की प्राप्ति, खनिज, देखो खनिज क्या होता है, धातु कैसे प्राप्त होते हैं। देखो, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं उनको खनिज कहते हैं, जो जिन्हों पृथ्वी को अंदर से खुद कर निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं।
धातु है किसी के अंदर, जैसे पृथ्वी में बहुत सारा जो मटेरियल है उसमें कुछ ऐसा अयस्क होता है इसमें, जैसे लोहा अधिक मात्रा में उसमें, तो उसको निकालेंगे तो अपने को लोहा उसमें से ज़्यादा मिलेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा, तो उसके मिले जुले रूप को अयस्क कहते हैं, जिसमें से अपने को धातु की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है और उसे निकालना अपने लिए लाभकारी होता है। आगे बात करते हैं सक्रियता श्रेणियों में संबंधित धातु क्रम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु ये है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, क्योंकि अभिक्रियाशील है तो किसी न किसी के साथ अभिक्रिया करके ये यौगिक के रूप में मिलती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु ये वाली सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती है। ये जो है ये धातु है जिंक, Fe, PbCu, Hg, ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में मिलती है। और सबसे कम यानी Ag और Au ये तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, इनको डायरेक्ट निकाला जाता है जमीन से। धातुओं के निष्कर्षण की बात करते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना, अयस्क है तो उसमें से धातु निकालना है, तो अयस्कों का समृद्धीकरण, धातु का निष्कर्षण, धातु का परिष्करण यानी बाद में धातु को शुद्ध करना। अब देखो अयस्क, अयस्क का सांद्रण किया अपन ने, यहाँ से अपने को उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखो उच्च अभिक्रियाशील धातु गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है, फिर वहाँ से डायरेक्ट शुद्ध धातु प्राप्त की जाती। मध्यम अभिक्रियाशील धातु की बात करते हैं अपन, तो ये सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। जैसे HgS है तो ये जो ये Hg यानी मरकरी, और ऐसा नहीं सल्फाइड, जिंक सल्फाइड ZnS ये सल्फाइड अयस्क के रूप में है। ये कार्बोनेट अयस्क देखो ZnCO3 ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, तो इनको अलग अलग विधियों से निकाला जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क में, क्योंकि निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड अयस्क में पाई जाती है। इनको कैसे निकाला जाता है देखो, जैसे ये सिन बार HgS क्या होता है सिन बार, और ये जिंक कार्बोनेट ये कार्बोनेट अयस्क है। तो बात करते हैं अपन, देखो सल्फाइड अयस्कों को HgS और ये जिंक सल्फाइड इनको भर्जन विधि द्वारा निकाला जाता है, और जिंक कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा निकाला जाता है। फिर इससे अपने को धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, जैसे ZnO प्राप्त हुआ, ठीक है, ये धातु ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ZnO ये प्राप्त होता है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसका अपन अपचन करवाते हैं। अपचन क्यों? अपचन यानी कि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकालते तो अपने को धातु मिल जाती है। फिर धातु का अपचन करवाया जाता है और धातु अपने को मिल जाती है। तो देखो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाएगी या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। सल्फाइड अयस्क के रूप में इसका भर्जन किया जाता है, और अगर कार्बोनेट अयस्क में के रूप में तो इसका निस्तापन किया जाता है। जैसे मान लो इस निस्तापन से जैसे जिंक ऑक्साइड अपने को ये धातु ऑक्साइड मिलता है, इसका जब अपन ऑक्सीजन यहाँ से हटाएंगे, ऑक्सीजन हटाने का मतलब जब अपचन करवाएंगे तब क्या होगा, जिंक यानी कि प्योर धातु अपने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, देखो कुछ मुख्य परिभाषाएं। गैंग क्या होता है, देखो खनिज, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। गैंग भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, देखो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इसलिए इसको भर्जन कहते हैं। ये सल्फाइड अयस्क है, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बना। HgS है सल्फाइड अयस्क है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो HgO ये मरकरी ऑक्साइड बना, तो इसको बोलते हैं अपन भर्जन अभिक्रिया। निस्तापन में क्या आता है, सल्फाइड की जगह क्या आ जाता है, कार्बोनेट अयस्क। तो निस्तापन क्या आता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, इसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। यानी कि भर्जन में तो सल्फाइड अयस्क होता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड बन जाता है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क होता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड बन जाता है, धातु ऑक्साइड। अपचन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती। जैसे ZnO है तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेता है और जिंक धातु अपने को मिल जाती है प्योर। धातुओं का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है। देख क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जैसे अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टैंक है, और ये अपद्रव्य एनोड पंख है, ये एनोड और ये कैथोड। अपन बात करते हैं आगे, विलयन कॉपर सल्फेट प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में डालते हैं,
विद्युत तो देखो एनोड पर अशुद्ध तांबा और कैथोड पर शुद्ध तांबा मुक्त होता है। तो कैथोड पर तो अपने को शुद्ध तांबा नहीं कॉपर मिल जाता है और एनोड पर अशुद्ध तांबा। अब आगे की बात करते हैं अपन। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती। एनोड से जो अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर विद्युत अपघटन में एनोड से तो वो घुल जाती है और वहाँ से कैथोड पर वो मुक्त हो जाती, कैथोड पर मिल जाती, निक्षेपित हो जाती है और कैथोड पर अपने को शुद्ध धातु मिलती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे एनोड पंख कहते हैं। संसारण की बात करते हैं। धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता वायु के संपर्क में आने से संसारित हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ विक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। बात करते हैं कॉपर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संसारण से सुरक्षा देखो, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर भी अपन लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। आगे बात करते हैं यशद लेपन क्या होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। लोहे पर अगर मान लो Fe पर अगर जिंक की परत चढ़ाई गई है तो खाली जिंक किसके कांटेक्ट में आता है, वायु के कांटेक्ट में आता है, बाकी लोहा अंदर से बचा रहता है। इसको यशद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु क्या था देखो, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे में क्या कार्बन भी सूक्ष्म मात्रा में मिलाई जाती जिससे लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। जो धरती से जो पृथ्वी से जो लोहा निकाला जाता है उसके साथ क्या मिलाई जाती है बाद में, कार्बन। इस्पात क्या होता है, लोहा प्लस निकल और क्रोमियम को मिलाकर क्या बनाया जाता है, इस्पात यानी स्टील। लोहा, निकल और क्रोमियम। पीतल कॉपर और जिंक Cu प्लस जिंक पीतल बनाई जाती है। कांसा कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। सोल्डर लेड और टिन, लेड और Pb प्लस Sn, लेड और टिन। अमलगम यानी मरकरी, पारद प्लस अमलगम किसका बनता है, मरकरी प्लस अन्य तत्व जब साथ में मिलते हैं तो क्या अमलगम बनाता है। इस प्रकार अपना ये चैप्टर भी हो गया पूरा। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक की बात करते हैं। कार्बन एवं अनेक उनके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक C है। सर्वतोमुख तत्व कार्बन भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिक का बना होता है। कार्बन में सहसंयोजक कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। ये नाभिक, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। पहले कोष में 2 परमाणु हो गए, दूसरे कोष में 1, 2, 3 और 4। अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, इसलिए ये सहसंयोजी ये कितना बंध बनाता है, चतुसंयोजक होता है। बात करते हैं आगे। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन चतुसंयोजी है क्योंकि 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी 4 इलेक्ट्रॉन न तो त्याग सकता है C4 प्लस धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 माइनस ऋणायन बना सकता है, आयनिक बंध नहीं बनाता। इसलिए ये क्या करता है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए ये नहीं खो सकता। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। न तो खोता है धनायन बनाता है, न ऋणायन बनाता है, बल्कि ये साझेदारी करता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ऑक्सीजन भी साझेदारी करता है, नाइट्रोजन भी साझेदारी करता है और क्लोरीन भी साझेदारी करता है। इसलिए कार्बन के अतिरिक्त जो ये जो कार्बन के जो अधिकतर जो यौगिक है, मतलब जो भी बंध है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके साथ ज़्यादा पाए जाते हैं।
अब अपन बात करते हैं आगे की। देखो बात करते हैं H2 की। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, या साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, और ये H2 अणु बना देते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पता है अपने को बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता है, तो ये 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 4 तो ये और 4 ये वाले इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके 8 हो गए, 2 2 4 और 4 8, टोटल इसके 8 हो गए। इस प्रकार ये साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इसलिए ये डबल बॉन्ड बनाता है। देखो डबल बॉन्ड कैसे, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो ये डबल बॉन्ड बन जाता है इसके बीच में। N2 की बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 3 इससे लेता है 3 इससे, इसलिए 1 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। बात करते हैं आगे की। जल अणु में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु में एकल बंधन होता है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सॉरी ये सहसंयोजक आबंध, तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इससे और एक इससे, ऑक्सीजन के 8 पूरे, इनके 2 पूरे, ये एक इससे एक इससे, इस प्रकार ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड इधर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड इधर। सहसंयोजी यौगिक के गुण, सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल थोड़ा कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मुक्त इसमें नहीं होते। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, क्यों, श्रृंखलन का गुण, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, साकेत श्रृंखला और वलय संरचना वाले बहुत यौगिकों का निर्माण होता है। देखो कार्बन क्या करता है, आगे से आगे कार्बन से जुड़ता जाता है, और लंबी श्रृंखला या साकेत, यानी कार्बन में शाखाएं भी आ जाती, साकेत श्रृंखला, या कार्बन ऐसे वलय भी बना सकता है, ऐसे वलय बना के लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बनाता है और बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है। कितने कार्बन से 4, तो ये भी कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है भाई, सिंपल सी बात है। इस प्रकार ये कार्बन के बहुत सारे, ये कार्बन भी 4 से जुड़ सकता है, इस प्रकार ये कार्बन बहुत सारे कार्बन ऐसे आपस में मिलकर कार्बन के बहुत बड़े यौगिक का, बहुत सारे यौगिक और बहुत बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन, ये गलत छपा यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं या असंतृप्त। अब देखो बात करते हैं संतृप्त किसे कहते हैं, कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध, कार्बन और कार्बन के मध्य अगर एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से सिंगल बंध बनता, तो अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन कहलाता है, डबल बॉन्ड वाला एल्किन कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन कहलाता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2, एल्किन का सूत्र CnH2n और एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, आपके रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना C2H6, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी C2, देखो C ये H ये H ये H ये H ये H और ये H, इस प्रकार देखो 1 2 3 4 इसके, फिर एक इसका, 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4, ये ऐसे देखो। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन किससे पूरा करता है, ये इस कार्बन से। इस कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इससे और 3 हाइड्रोजन से पूरा करता। इस प्रकार आप इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के नाम, अब 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो मेथेन एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन। ठीक है, आगे ऐसे चलते जाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं आगे।
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एल्किन, एल्किन की क्यों, ये एल्किन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्काइन यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। आप कोशिश करना, आराम से बन जाएगा। ये देखो एथीन, प्रोपिन 3 है तो प्रोपिन, 4 है तो ब्यूटिन, 5 है तो पेंटिन। अब एल्काइन की बात करते हैं, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे बन सकते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन देखो सीधी श्रृंखला के होते हैं, सीधी जिसमें कोई भी शाखा नहीं पाई जाती। प्रोपेन है तो जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे आगे से आगे जुड़े हुए, और खाली हाइड्रोजन को अपन ने ऐसे पूरा किया है, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, ये सीधी श्रृंखला है। साकेत श्रृंखला यानी जिसमें कार्बन सीधी श्रृंखला में एक कहीं पे भी एक शाखा आ जाती है, इसको अपन साकेत श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये पेंटेन की संरचना देखो, पेंटेन में देखो क्या है, ये तो 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो 1 2 3 4, और ये जो कार्बन था ये अगर इधर जुड़ जाता है तो ये साकेत श्रृंखला हो जाती है। वलय, वलय यानी कार्बन पूरी एक वलय का निर्माण, यानी प्रथम कार्बन जाके अंतिम कार्बन से जुड़ा रहता, इसको बोलते हैं वलय। संतृप्त भी हो सकती है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त। जैसे 6 कार्बन है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन, सॉरी मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, तो हेक्सेन की बात करते हैं अपन, तो ये हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। और अगर डबल बॉन्ड है या फिर इसमें बीच में एकांतर क्रम में तो इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। कार्यात्मक समूह क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। इन तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। देखो विषम परमाणु किसे कहते हैं? जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जैसे यहाँ पे यह हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मान लो इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आके इसी की जगह जैसे मान लो क्लोरीन आ गया, ठीक है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला थी और यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कौन आ गया? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन विषम परमाणु कहलाता है। यह क्या करता है? इस जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ये, तो ब्यूटेन के गुणों में ये क्या कर देता है? विशेषता ला देता है। क्यों? क्योंकि ये विषम परमाणु जुड़ने के कारण। इसको बोले प्राकृत्यात्मक समूह। अब बहुत सारे यहाँ पे विषम परमाणु हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, फिर आगे आएगा OH एल्कोहल हो सकता है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, CHO ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप हो सकता है। तो ये प्राकृत्यात्मक समूह कहलाते हैं जो एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसकी जगह ले लेते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। देखो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन ये आ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ सकता है, एल्किन समूह और ये एल्काइन समूह। समझाती श्रेणी किसे कहते हैं? देखो यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्राकृत्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे ये देखो मेथेन, मेथेन है तो ये मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल, तो इसमें जो जुड़ा है वो OH जुड़ा है, तो इसको समझाती श्रेणी कहते हैं। अगर यहाँ पे ये जुड़ा होता कि एक तो CH3OH है और एक CH3Cl, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, इसका मतलब ये समझाती श्रेणी नहीं है। तो समझाती श्रेणी जिसमें एक ही प्राकृत्यात्मक समूह होता है लंबी श्रृंखला में। समान सूत्र होते CH2, ठीक है। आगे बात कार्बन यौगिक की नाम पद्धति। अब नामकरण कैसे करते हैं? देखो जैसे ये है, तो जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ये 3 कार्बन है, इसमें क्लोरीन जुड़ा है, तो अपन पहले क्लोरीन को क्लोरो नाम देते, फिर जहाँ जुड़ा है वहाँ पे एक नाम कर देते। इसको कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 2 और 3। तो क्लोरीन किस पे जुड़ा है? 1 नंबर पे, तो अपन नाम देंगे कि 1 क्लोरो, और किसकी पूरी श्रृंखला कौन सी है? मेथेन एथेन और प्रोपेन की, तो 1 क्लोरो प्रोपेन। अगर मान लो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड आ जाता है एक हाइड्रोजन हट के, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपिन। ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो 1 क्लोरो प्रोपाइन, ठीक है, ऐसे हो सकता है। आगे बात करते हैं एल्कोहल अगर जुड़ गया, एल्कोहल जुड़ गया तो मेथेन एथेन प्रोपेन है, 3 है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन, तो और 1 नंबर पे जुड़ा है OH, तो इसको ऑल से बुलाते हैं। किसको, किससे इसका अनुलग्न क्या देते हैं? ऑल, तो इसको बोलते हैं मेथेन एथेन प्रोपेनॉल। क्या देंगे? प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड है तो इसको एल, इसका अनुलग्न क्या है? एल,
तो है प्रोपेन ही, लेकिन मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपेनल क्या बोलेंगे प्रोपेनल। कीटोन है तो ऑन अनुलग्न है तो प्रोपेनॉन क्या बोलेंगे मेथेन एथेन प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका अनुलग्न है ओइक अम्ल ओइक एसिड तो इसको बोलेंगे अपन प्रोपेनोइक, पीछे लगाएंगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड। अगर एल्किन है तो अपन प्रोपिन और एल्काइन है तो प्रोपाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। जैसे दहन, यानी जब कार्बनिक यौगिक CH4 मेथेन को जलाते हैं दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल और ऊष्मा और प्रकाश मिलते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलाने पर नीली स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती, कार्बन ज़्यादा होता है प्रतिशत मात्रा, इसलिए ये क्या करते हैं पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, धुआं ज़्यादा देते हैं क्योंकि जल नहीं पाते। और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता इसलिए वो काला धुआं उत्पन्न करते हैं। अपन बात करते हैं आगे ऑक्सीकरण। ये तो दहन है, जलाने पर क्या होता है देखो, संतृप्त तो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि जो असंतृप्त है वो धुएं के साथ पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, पूर्ण दहन नहीं होता। ऑक्सीकरण की बात करते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखो एल्कोहल CH3 CH2OH मेथेन एथेन, देखो ये एथेनॉल है। एथेनॉल को जब क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब इसको क्या करते हैं अपन उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाता है ये बदल जाता है, इसकी विक्रिया इससे करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH मेथेन एथेन एथेनोइक अम्ल में बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा और इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है। इसका मतलब है कि इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है ऑक्सीकरण। इस विक्रिया को ऑक्सीकरण विक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीकारक के रूप में कार्य किसने किया KMnO4 या K2Cr2O7 ने। ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4 ने कार्य किया या K2Cr2O7 ने कार्य किया और इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ी है। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखो, ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं यानी हाइड्रोजन जोड़ते हैं किसकी निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में तो ये एक बॉन्ड यहाँ से हट जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है हाइड्रोजन आ जाता है, इसकी जगह कौन आ जाता है हाइड्रोजन आ जाता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त बनाए जाते हैं। वनस्पति तेल क्या होते हैं असंतृप्त होते हैं और इसका जब निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तब वनस्पति घी में बदल जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CH4 में जब Cl2 जोड़ते जाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तब एक Cl एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहता है और CH3Cl का निर्माण होता। वापिस अपन Cl का जोड़ते हैं तब CH2Cl2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार वापिस CH3 जोड़ते हैं Cl2 जोड़ते हैं तो CHCl3 का निर्माण होता है। इस प्रकार ये Cl योग करता रहता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता रहता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल और एथेनिक अम्ल की बात करते हैं। एथेनॉल के देखो भौतिक गुणधर्म। एथेनॉल कैसा होता है देखो, रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद देता है, जल में घुलनशील होता है। एथेनॉल यानी CH3CH2OH ये एथेनॉल। वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। अब रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके देखो, सोडियम के साथ जब एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तब ये सोडियम एथो ऑक्साइड बनता है, ये सोडियम एथो ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जाती है कि एथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाओ तो हाइड्रोजन गैस निकलती, तो इससे पता चल जाता है कि वो पदार्थ है वो एथेनॉल था। निर्जलीकरण देखो, उसमें से जल निकालना, यानी एथेनॉल की अभिक्रिया जब H2SO4 से करवाई जाती है तो इसमें से क्या होता है तो ये ऐसे 1 2 हाइड्रोजन और 3 CH3, फिर आगे 1 और ये 2 और आगे OH। जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो इसमें क्या ये H2 वो निकल जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है देखो सुनो, हाँ ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड क्या बन जाता है इसका CH2CH और यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और ये बनता है ऐसे बनता है देखो ये बनता है
एक H, फिर ये दूसरा H, डबल बॉन्ड, एक H, दूसरा यहाँ से O निकला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकला, और ये डबल बॉन्ड यानी कि CH2 यानी कि एथिन बन जाता। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण, इसमें से जल बाहर निकलता है, इसलिए निर्जलीकरण कहते हैं। एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, ये तो देखो एथेनॉल के गुणधर्म थे। भौतिक गुणधर्म की बात की, रासायनिक गुणधर्म यानी सोडियम के साथ अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ पे H2SO4 के साथ अभिक्रिया तो निर्जलीकरण। अब अपन बात करते हैं एथेनिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। एथेनिक अम्ल यानी CH3COOH, रंगीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध, क्वथनांक कितना 391 केल्विन, 391 केल्विन पर ये उबलता है। शुद्ध एथेनिक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। शुद्ध जो एथेनिक अम्ल होता है वो शीतलन करने पर ये बर्फ के रूप में जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब इसकी रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। एस्ट्रीकरण यानी कि एस्टर, देखो ये एथेनिक अम्ल है, इसकी जब एल्कोहल CH3CH2OH से बिक्रिया करवाई जाती है तब ये एस्टर का निर्माण होता है। इसको जब मैं जैसे देखो ऐसे होता है, ये CH3 और CO, फिर ये जो है ना ये और ये बाहर निकल जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है CH3CO, CH3COO, CH2CH3, ये बन जाता है ऐसे। देखो कैसे, एक बता देता हूँ एक बार। जैसे कि मान लो अपन ने इसको ऐसे यहाँ से बता देता हूँ, देखो CHHH, फिर ये है आपका C, फिर ये है डबल बॉन्ड O, फिर ये O और ये H, और यहाँ पे अपन ने इसको एल्कोहल को उल्टा किया, देखो HO, यहाँ पे है CH2 यानी ये H और ये H, और यहाँ पे आगे है CH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है ना ये वाला भाग, ये H2 ये निकल जाता है बाहर, तो देखो CH3 फिर COO, CO और O, और CH2 और CH3 एस्टर बन जाता। तो CH3 COO CH2 और CH3 ये ऐसे एस्टर बन जाता है। CH3 COO CH2 CH3 एस्टर बन जाता है। मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है, फलों जैसी गंध आती है, इसको एस्ट्रीकरण यानी कि एथेनिक अम्ल की बिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाने पर एस्टर बनता है। अब इसी एस्टर का आगे देखो क्या किया जाता है, देखो सुनो। इसी एस्टर को अगर मैं लूँ और इसकी बिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊँ तो ये क्या बनता है, देखो ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, और एथेनॉल वापस प्राप्त हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण का मतलब साबुन बन जाता है। इस विधि से साबुन तैयार होता है, क्योंकि सोडियम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं वो क्या होते हैं, साबुन होते हैं, तो ये साबुन बन जाता है। इस विक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। आगे देखिए, सार से बिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की जब मैं सार से बिक्रिया करवाता हूँ, देखो इसकी जब मैंने एल्कोहल से बिक्रिया करवाई एस्टर बना, इसी एस्टर की बिक्रिया जब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो ये साबुन बना, साबुनीकरण अभिक्रिया। और जब सार से बिक्रिया करवाता कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। अब आगे देखो, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से बिक्रिया, कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बिक्रिया करवाता हूँ तो भी यही सोडियम एसीटेट बनता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। आगे बात करते हैं साबुन और अपमार्जक। देखो साबुन और अपमार्जक, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, या तो सोडियम लवण या पोटेशियम लवण, जिसमें C17 यानी C कार्बन कितने होते हैं, 17 होते हैं। साबुन केवल मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ये तो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन तो, और ये होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में सफाई का कार्य कर सकते हैं, जबकि ये मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं, कठोर जल में ये झाग साबुन नहीं देते, और अपमार्जक दोनों में झाग देते हैं। बात करते हैं आगे साबुन अणु में। देखो साबुन अणु में क्या होता है, जल रागी शिरा होता है और एक जल विरागी शिरा होता है। ये जो होता है ना, ये तो होता है आयनिक भाग, जो जल रागी
जो सिरा होता है वो होता है आयनिक भाग कौन सा, COONA, COONA। आगे बोलता है C17H35, C17H35 COONA। तो ये COONA ये जो भाग होता है ये तो आयनिक सिरा होता है, और ये जो पीछे वाले जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो क्या होता है, जल विरागी सिरा होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना ये तो जल के साथ क्रिया करता है, और ये किसको पकड़े रखता है, तेल को। अब जैसे अपन इसको साबुन को जल में डालते और उसके साथ जब कपड़ा मेला कपड़ा आ जाता है, देखो आगे, तो इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो साबुन अणु की संरचना देखो क्या होता है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, मैल तेलीय होते हैं, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है। जल विरागी सिरा तो तेल को पकड़ लेता है, और ये जो सोडियम लवण वाला सिरा आगे वाला ऊपर वाला ये किसको पकड़ लेता है, ये जल को पकड़ लेता, ये जल को पकड़ लेता है। और जैसे अपन ये जैसे मान लो शर्ट है और शर्ट के ऊपर ये दाग धब्बा है, तो ये सारों ने किसको पकड़ा, इस तेल को पकड़ रखा है। और जैसे अपन उस बाल्टी में से, ये बाल्टी है पूरी, उस बाल्टी में जैसे शर्ट को बाहर निकालते अपन, तो ये जो है कि ये सारे सिरे ये जल को पकड़े रहते हैं, और शर्ट तो बाहर आ जाता है, और ये जो लगा हुआ तेल का धब्बा वो इसको खींच के जल के अंदर डाल देते हैं। इससे अपना जो शर्ट है वो कपड़ा साफ हो जाता है। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरों के चारों तरफ पानी से गिर जाता, इसे मिसेल संरचना कहते हैं। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम कैल्शियम लवण के साथ विक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। साबुन क्या करते हैं, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, और ये अघुलनशील पदार्थ स्कम बना देता है, इसलिए ये साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते। अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली इसलिए होती है क्योंकि कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम एवं कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम बनाते हैं। ये क्या करते, स्कम सॉरी नहीं बनाते, ये क्या करते स्कम कोई मतलब ये अपमार्जक इस मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जबकि साबुन क्या करते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कर देते हैं, इसलिए ये कठोर जल में झाग नहीं देता और ये अपमार्जक कठोर जल में झाग देता है। इस प्रकार अपना पार्ट हो गया पूरा। मिसेल के बारे में एक बार वापस बता देते, जैसे मान लो ये अपनी पानी का ठीक है धोने के लिए बाल्टी है, ये अपन ने इसमें डाला हुआ है, अपना शर्ट डाला हुआ है, ये जैसे मान लो शर्ट है, ठीक है मान लेते हैं, यहाँ पे लगा है तेल, ठीक है। तो जो अंदर जो झाग बना हुआ है वो क्या करता है कि जो जल रागी सिरा है, देखो एक तो जल स्नेही सिरा है, तो जल स्नेही सिरा तो जल के कांटेक्ट में होता है, और ये जल जो ये वाला सिरा है वो तेल के कांटेक्ट में, ये वाला सिरा तेल के कांटेक्ट में, ये वाला सिरा तेल के कांटेक्ट में, ये वाला सिरा तेल के कांटेक्ट में, और ये जल के कांटेक्ट में। और जैसे अपन ने उस कपड़े को पकड़ के बाहर निकालते खींचते, तब ये जो जल के साथ इसका जो बॉन्ड है वो मजबूत रहता है, और ये जल को पकड़े रहते हैं, और इस तेल को खींच के क्या कर देते हैं, जल के अंदर ले लेते हैं, और कपड़ा अपना बाहर निकल जाता है, साफ हो जाता है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अब अपन बात करते हैं चैप्टर 5। दोस्तों अभी अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 के बारे में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने थे उनको कहते हैं तत्व। सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, जैसे सोना है तो सोने के परमाणु से मिलकर बना होगा, तो ये तो तत्व कहलाता। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। डोबेराइनर का अतिरिक्त पहले डोबेराइनर भाई साहब आए, उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार जमाया, परमाणु भार के रूप में बढ़ता हुआ जमाया, पहले जिसका कम था वो पहले, बाद में ज़्यादा, फिर जैसे जैसे जमाते गए, क्रमवार लगाए जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहते हैं। 3 तत्वों के ऐसे समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहते हैं। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। माध्य का मतलब सुनो, ये जो जैसे मान लो बीच वाला तत्व है ये, तो इसमें क्या होता है कि इसको जोड़ा 40.1 प्लस जोड़ा 137.3 बटे में 2, यानी कि दोनों का क्या निकाला, औसत निकाला। औसत कैसे कि कैल्शियम और बेरियम का औसत निकाला, 40.1 और 137.3 को जोड़ा, और जब 2 का भाग निकाला, औसत निकाला, तो ये इसका औसत का मान किसके बराबर आया, स्ट्रोंशियम के बराबर आया। तो इसको कहते वापस सुनो कि पहला और तीसरे तत्व का जो परमाणु भार अपन जोड़ते हैं और उसके बाद उसको औसत निकालते हैं, यानी 2 का भाग देते हैं,
तो वो औसत भार किसके बराबर आता है, बीच वाले तत्व के बराबर आता है। इसको बोलते हैं डोबे-राइनर का त्रिक कहते हैं। तो सीमाएं, उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया। डोबे-राइनर के त्रिक में शामिल है, देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया। इसके आगे जैसे ही उसने देखा कि 3-3 तत्व और ले ले, 3-3 तत्व और लेते हैं, तो पहला तत्व और तीसरा तत्व के परमाणु भार को जोड़ के 2 का भाग दिया तो बीच वाले के भार के बराबर नहीं आया। पहला और तीसरे के भार को जोड़ा, 2 का भाग दिया तो उसका मान बीच वाले के भार के बराबर नहीं आया। तो ये उसका नियम फेल हो गया। खाली डोबे-राइनर तीन त्रिक ज्ञात कर पाया। भाई साहब आए, अब उन्होंने क्या बोला, देखिए, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। इसने भी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। उसने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, जैसे उसने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होते हैं। जैसे संगीत में नहीं होता सा रे गा मा प ध नी और फिर वापस सा आ जाता है, तो पहला और 8वां मिलता है। उसी प्रकार इसने ये न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू हो पाया। 56 तत्व की खोज की थी उस टाइम, तो यह नियम खाली कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके आगे यह नियम लागू नहीं हो पाया। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जैसे नए तत्व के खोज की गई, नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। ये सीमा है, याद रखना जरूरी है। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक साथ रख, उसने क्या किया, जैसे तैसे करके अपने तत्वों को स्थान देने के लिए जैसे तैसे करके उन्होंने तत्वों को जमाया और एक ही जगह पे 2 तत्वों को रख दिया, एक ही जगह पे 2 तत्वों को रख दिया और ऐसे तत्वों को साथ में रखा जिनके गुण भी समान नहीं थे। तो ये उसका जो प्रयोग है वो फेल हो गया। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब न्यूलैंड के बाद कौन आया, मेंडलीव आया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब उसने बोला कि परमाणु द्रव्यमान के रूप में अगर इसको जमाए तो प्रत्येक कुछ निश्चित अंतरालों के बाद ऐसे तत्व वापस आते हैं जिनके जो क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह तथा 7 क्षैतिज, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ऐसे 37 समूह, ये ऊर्ध्वाधर इनको तो समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें क्या कहते हैं, ये क्षैतिज पंक्तियाँ इनको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो 7 तो क्षैतिज पंक्तियाँ थी और ऐसे 8 ऊर्ध्वाधर समूह थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, अज्ञात तत्वों के लिए उसने रिक्त स्थान छोड़ दिए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मनी बाद में खोज हुई तो उनको सही उन रिक्त स्थानों में रख दिया। तो ये मेंडलीव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया, एक जगह मिल गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा गया। इसने अलग समूह भी एक बना रखा था। तो जैसे ही अक्रिय गैसों को खोज हुई तो उसने क्या किया, पिछली व्यवस्था में बीचों बीच नहीं रखा, उसके लिए उसने अक्रिय गैसों को साइड में रख दिया, तो उसकी जो सारणी है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाता है मेंडलीव की। सीमाएं, देखिए सीमाओं की बात करते हैं। समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। समस्थानिक के बारे में उसने ज़्यादा बात नहीं की। हाइड्रोजन को उसने कोई निश्चित स्थान नहीं दिया। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम, कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार वो सही जमा नहीं पाया मेंडलीव। बात करते हैं, ये मेंडलीव की देखो आवर्त सारणी है। ये देखो, ये ग्रुप कितने हैं, ये ग्रुप 8 तक है और ये आवर्त कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं। देखो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, देखो उसमें ये हेनरी मोजले की आवर्त सारणी थी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु क्रम संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। उसने परमाणु संख्या के आधार पर रखा तत्वों को। आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं, तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये अपनी आधुनिक सारणी है। ये देखिए, ये पूरी, ये जैसे ये जो है वो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये उत्कृष्ट कैसे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी ये अधातु है। फिर यहाँ पे बीच में ये जो यहाँ पे एक जगह छोड़ रखी है, वहाँ पे क्या है, गैलियम, आर्सेनिक वगैरह ये उपधातु यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए आगे,
इधर ये धातु है, इधर ये धातु है, फिर इधर ये वाली जो धातु है ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब धातु है। तो इसमें क्या होता है कि ये इधर धातु है, इधर अधातु है, तो इधर से इधर जाने पर अधातुओं की संख्या बढ़ती है, यानी कि अधात्विक गुण तो बढ़ता है, धात्विक गुण क्या होता है, कम होता है। ये अपन आगे और पढ़ेंगे। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। क्या? देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा क्या हो गए, दूर हो गए। समस्थानी की स्थिति स्पष्ट हो गई इसमें आधुनिक में। समान परमाणु संख्या वाले तत्वों को एक स्थान पर एक ही समूह में रखा। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल से पहले आएगा। निकल का 28 है, कोबाल्ट का 27 है, तो ये पहले आ गया। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, तो हाइड्रोजन हीलियम के बीच में कोई भी तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। इसका मतलब इसमें अंदर नाभिक में प्रोटॉन कितने, 3, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ थे इसमें। ये ऊर्ध्व स्तंभ थे, तो ये टोटल कितने थे, 18, जिन्हें समूह कहा जाता है। और 7 क्षैतिज, ये क्षैतिज पंक्तियाँ थी, वो कितनी थी, 7। देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए ये 1 2 3 4, ये जो क्षैतिज पंक्ति है ये वाली, ये कितनी है, 7 है। और ये जो स्तंभ है देखो, ये 1 यहाँ से लेके ये 18, पूरी जो इसको सारणी को सीधा देखोगे तो 18 ऊर्ध्व स्तंभ आते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन, समूह कहते हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। आवर्त में क्या होता है, आवर्त में ऐसे इधर से जब ऐसे चले आवर्त में, जैसे दूसरे में चले, तो इसमें कोष, ये जो बाह्यतम कोष है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ जाती है, जैसे इसमें बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन से कितने हो जाएंगे, 3, इसमें कितने हो जाएंगे, 4, इसमें कितने हो जाएंगे, 5। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ती है। जैसे लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें बाह्यतम कोष में देखो 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन, इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है, लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। एक समूह के सभी तत्वों में सहजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। और समूह की बात करते हैं तो समूह ये होता है ऊपर से नीचे जाने पर, तो ऊपर वाला तत्व और नीचे वाला, तो इसमें क्या होता है कि एक कोष बढ़ता जाता है। 2 है तो इसमें नीचे वाले में कितने होंगे, 3 है, इसके भी नीचे वाले में कितने होंगे, फिर 4 होंगे। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार भी बढ़ता है, लेकिन बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, समान होगा। सहजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। सभी तत्वों के सहजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, नीचे जाने पर कोष बढ़ते हैं और परमाणु बड़ा होता जाता है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या था, 2n², n दिए गए कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे k है तो k n बराबर 1 है, तो इसमें कितने, प्रथम 2 तत्व, प्रथम आवर्त में 2 तत्व होंगे। l बराबर कितना, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दूसरे आवर्त में कितने तत्व होंगे, 8। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्वों द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आबंध बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 आबंध बनाएगा। ऐसे संयोजकता, परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होंगे, इसमें 3 होंगे। तो एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान रहती है, यानी कि संयोजकता समान रहती है। परंतु आवर्त में जैसे आवर्त में ऐसे बाएं से दाएं जाए, बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है। पहले तो 4 तक बढ़ती है, उसके बाद वापस क्या होती है, घटती है। अब देखिए जैसे कि परमाणु साइज की बात करते हैं। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु साइज कहलाती है। ये जैसे मान लो परमाणु है तो ये केंद्र है, तो यहाँ से ये बाह्यतम कोष है, तो यहाँ से ये दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या इतनी है तो परमाणु साइज इतनी है। मान लो यहाँ से ये, तो यहाँ से परमाणु त्रिज्या इतनी बढ़ गई तो परमाणु साइज इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश क्रमिक वृद्धि होती है। क्यों, देखो आवर्त में ऐसे जाते हैं तो क्या होता है कि बाह्यतम कोष जैसे 2 है तो बाह्यतम कोष तो कितने होते हैं, 2 ही रहते हैं। बाह्यतम कोष तो सब में कितने रहते हैं, 2 ही रहते हैं। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 2 हो जाते हैं, इसमें 3 हो जाते हैं, इसमें 4 हो जाते हैं
और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। इसकी वजह से जो नाभिक की आवेश, इसमें जैसे नाभिक 1 इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, इसमें नाभिक 2 इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है, इसमें नाभिक 3 इलेक्ट्रॉन पर बल लगाता है। और इसमें क्या अंदर भी प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बढ़ता है और परमाणु क्या आ जाता है, छोटा हो जाता। इसलिए परमाणु क्या आ जाता है, परमाणु पहले बड़ा था तो फिर ये क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में ऐसे ऊपर से नीचे जाए तो क्या होता है, एक, उसके बाद इसमें कोष बढ़ता है, इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर एक कोष एक्स्ट्रा जुड़ता जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। धात्विक गुण देखो, धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ है। आवर्त सारणी में जब अपन आवर्त सारणी ऐसे देखते हैं तो आवर्त सारणी में धातुएं इधर है और अधातुएं इधर है, यानी कि इधर से इधर जाने पर धातुएं कम होती है, यानी कि धात्विक गुण कम होता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अब देखो आगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है, क्योंकि इधर धातुएं ज़्यादा है, इधर अधातुएं ज़्यादा है। तो इधर जाएंगे तो धातुएं कम होगी, यानी कि धात्विक गुण कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, धातुएं, और धातुएं इधर कम है तो धात्विक गुण भी कम होगा। धातु इलेक्ट्रॉन खोते और धनात्मक आयन बनाते हैं। धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिक की आवेश घटता है। क्योंकि देखो, एक तो ये परमाणु, एक यहाँ पे जैसे मान लो 4 कोष आगे, 3 कोष आगे, तो इसका बाह्यतम कोष में प्रभाव ज़्यादा रहेगा नाभिक का, इसमें बाह्यतम कोष में नाभिक का प्रभाव कम रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो पाएगा। जो आसानी से मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं उनका धात्विक गुण ज़्यादा होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। अधात्विक गुणधर्म, अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती है और वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं और पाई जाती है। आवर्त सारणी में अधातुएं इधर पाई जाती है, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है, घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, और क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। आवर्त सारणी ये होती है, यहाँ पे बीच में उपधातु या अर्धधातु पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। इनमें धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। देखो, परमाणु साइज, आवर्त में परिवर्तन, आवर्त में परमाणु साइज ऐसे कम होता है, कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बल बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है और परमाणु भी घटता। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, बढ़ता है। नए कोष जुड़ने के कारण नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। धात्विक गुण देखो, धात्विक गुण बता ही रखा है कि धात्विक गुण कम हो जाता है किसमें, बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है। इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती है। तो त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी, इसका मतलब धात्विक गुण कम होगा। और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या आता है, बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अधात्विक गुण की बात करते हैं, बढ़ता जाता है, क्योंकि इधर अधातुएं ज़्यादा पाई जाती है, इधर अधातुएं कम, तो इधर जाने पर बढ़ता है। प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो अधातुओं की प्रवृत्ति क्या आती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण क्या आता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इधर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसकी होती है, धातुओं की। तो ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या आता है, अधात्विक गुण क्या आता है, कम होता है। इस प्रकार ये 5वां पार्ट भी अपने हो गया। अब अपन बात करते हैं 6th चैप्टर की, 6ठे पार्ट की, जैव प्रकरण।